अस्सलाम वालेकुम नमीरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपकी मसरूफ़ियात ख़ासी बढ़ गई ख़ातून। बिल्कुल, रमज़ान में आपको पता है एक तो स्केड्यूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो जाता है और हेक्टिक भी हो जाता है, तो वो ऑफ़िस के साथ, साथ-साथ चीज़ों को लेके चलना इट्स बिट हुँ, मेरे साथ-साथ क्या मेरे स्केड्यूल क्या बल्कि मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान का जो रूटीन है और स्केड्यूल है ना, वो ज़रा मुख्तलिफ होने वाला है। हुँ, हुँ। अब मुझ पे ये ज़्यादा असर इसलिए नहीं डालता कि मेरा प्री रमज़ान ड्यूरिंग रमज़ान एंड पोस्ट रमज़ान एक ही स्केड्यूल रहता है। लेकिन नहीं, हमारी तरफ ज़रा मुख्तलिफ है। हाँ, ऐसा ऐसा अमूमी तौर पे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो आज नमीरा हमारा टॉपिक जो है वो टीएलपी होगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ये ही है। और चूँकि हम इसके थोड़ा-सा आप नहीं समझते थोड़ा-सा अ, हुँ, हुँ। डेंजरस टॉपिक भी है? नहीं, हम चूँकि टीएलपी एक ऑर्गेनाइज़ेशन जिसे स्टेट ऑफ पाकिस्तान अब बैन कर चुकी है, हम टीएलपी की तारीख़ के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे, जो कि एक अब हिस्ट्री का हिस्सा है। और हम कोशिश ये करेंगे कि देखें, जायज़ा लें कि टीएलपी बनी क्यों? वो कौन-से हालात थे जब टीएलपी बनी और वो कौन-से अनासिर थे जिनकी वजह से टीएलपी बनी? और अब जो सूरत-ए-हाल हमारे सामने है इस वक़्त, उसका भी देखते हैं, जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्यों है और क्या हो सकता था या क्या होना चाहिए? अ, अच्छा जब शुरू में कुछ अर्सा पहले जब फैज़ाबाद वाले फैज़ाबाद वाले एरिया में जो है वो ये सारी सिचुएशन हुई थी क्रिएट तो मज़े की बात है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या सिचुएशन चल रही है और मैं उस टाइम सिंध में थी तो हुँ, उस टाइम तो ये है कि मीडिया पे कवरेज आना एंड देन देखना एंड देन उसके बाद सारी चीज़ों का पता लगना हो रहा था इस तरह हुँ, से सारी चीज़ें थी लेकिन वो टाइम टू टाइम बस ये है कि कभी बैठ के अब्बा से डिस्कशन और ये चीज़ें कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है कि लोगों को मफलूज किया हुआ है ना, घरों तक हुँ, किया हुआ था, हुँ, आपने गुज़रने ना देना, जाने ना देना। समझ से बहुत बाहर हो जाता था कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन-सा वो अम, इस्लामिक और वो सारी चीज़ों को मिला के रखना एंड देन उसके बाद लोगों को ही जो है वो उस चीज़ में घरों में उनके मफलूज कर देना या उनको रुका देना, तो मेरे लिए बड़ी कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन होती थी। तो इस पॉडकास्ट में जब आपने मुझे बताया था कि हम इस पे बात करेंगे, तो हुँ, मेरे लिए ये एक पॉडकास्ट जो है वो लर्निंग पॉडकास्ट ज़रूर होगा बिकॉज़ मेरी काफ़ी जो क्वेश्चन्स हैं इससे रिलेटेड या बहुत सी क्वेरीज़ हैं, वो होपफुली जो है वो इससे क्लियर हो जाएँगी। जब मैंने थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ना चाहा तो मैंने बस आसानी से जो है वो लिख दिया कि टीएलपी के बारे में कि मैं कुछ इसके बारे में ऊपर-ऊपर से पढ़ लूँ। तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट से ना छोटे-छोटे चंक्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आई, तो उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें कुछ टर्म्स लिखे हुए थे जिसे पढ़ के मुझे थोड़ी हैरानी भी हुई कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर दिस एंड देन ये एंटी अहमदी है एंड देन छोटे-छोटे टर्म्स के ये इसके लिए है, ये इसके लिए तो मुझे कुछ-कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन भी हुई और फिर आई स्टार्टेड राइटिंग कि मैंने कहा कि चले हम विल डिस्कस दीज़ थिंग्स। हुँ, व्हाट डू यू थिंक हम अगर हिस्ट्री में जाएँ इनकी डायरेक्ट तो आई थिंक आप बेहतर बता सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री और स्टार्ट होना इनका। हुँ। मतलब वो क्या चीज़ ट्रिगर हुई थी, वो क्या चीज़ थी कि जिसकी वज़ह से कि हमें एक दोबारा एक दूसरा नया तबका या फिर एक नया टर्मिनोलॉजी को लॉन्च करना पड़ा और उसके अंदर लोगों को आना पड़ा। तो व्हाट वाज़ द एक्चुअल पर्पज़ बिहाइंड दिस? थोड़ा-सा हम इसके जब हमें टीएलपी की हिस्ट्री में जाते हैं, तो हम थोड़ा-सा टीएलपी की हिस्ट्री से पीछे, चंद साल पीछे हमें जाना होगा। हम 2009-2010 से बात शुरू करते हैं और ये एक वो टाइम था कि जब पाकिस्तान में टेररिज़्म अपने अरूज पे था। साल के 365 दिनों में 800-900 के करीब धमाके और टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे। ना मस्जिद महफूज़ थी, ना रास्ता महफूज़ था, ना जुलूस महफूज़ था, ना महफ़िल म महफूज़ थी, ना कोई जलसा महफूज़ था और मज़ारात पे भी हमले हुए। और मज़ारात पे जो हमले हुए उसने पाकिस्तान का, चूँकि 70% के करीब आबादी पाकिस्तान की वो है जो सूफ़िया के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ती है और अपने आप को सूफ़ी इस्लाम का पैरोकार मानती समझती है। तो उन लोगों को भी और ज़ाहिर बात है, ये जो हादसात हो रहे थे जिसमें 70,000 80,000 के करीब जानों का नुकसान हुआ, ये भी माशरे पे एक बोझ, नफ़सियाती बोझ बढ़ता जा रहा था और इसके रिएक्शन भी थे। लेकिन जहाँ मोहब्बत और अक़ीदत का एक महवर
जो मुर्शिद खानों के साथ लोगों का है, मिज़ारात के साथ है, सूफिया के साथ है, जब वहाँ हमले होने शुरू हुए तो फिर ये पूरा तबका जो सूफिया के साथ जुड़ता था, ये इकट्ठा होना शुरू हुआ और इसने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू की टेररिज़्म के ख़िलाफ़। और फिर हाजी फ़ज़ल करीम एमएनए होते थे उस दौर में, फ़ैसलाबाद से उनका ताल्लुक था और हाजी साहब की सरबराही में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का क़याम हुआ। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फिर टेररिज्म के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी किया, उसने प्रोसेशंस भी किए, उसने आवाज़ भी उठाई और उसने रियासत को मजबूर किया कि टेररिज्म के इशू को सीरियसली काउंटर किया जाए और बड़ा एक अच्छा उनका वो क्रिस्टल क्लियर नज़रिया था कि हम अ, अपनी एक ही जिहादी फ़ोर्स को मानते हैं और वो है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के अलावा हमारे लिए कोई जिहादी फ़ोर्स नहीं और ना ही हमें इस ज़मीन पे कोई जिहादी फ़ोर्स कबूल है। तो ये जिहाद के नाम पे जितना भी फ़साद मचा हुआ है, इसको रियासत हैंडल करे और ख़त्म करे। और फिर वो एक रियासत के साथ जो बैकिंग थी, उसने रियासत को भी ये मौका दिया कि वो खुल के सामने आए और फिर रियासत ने ग्रेजुअली टेररिज़्म के जिन से हमारी जान छुड़वाई। इस दौरान कुछ हादसे हुए, हाजी फ़ज़ल करीम साहब की नागहानी वफ़ात हुई और अहले सुन्नत में किसी कदावर लीडर की गैर मौजूदगी ने एक वैक्यूम क्रिएट किया और उस वैक्यूम में बहुत से नए लीडर्स सामने आए, जिनमें एक मौलाना ख़ादिम रिज़वी साहब भी हैं, मरहूम, वो भी थे उनमें से एक। अच्छा, ख़ादिम रिज़वी साहब जो है, ही वाज़ अ ब्लंट पर्सन विद अ लाउड वॉइस एंड फ्रॉम पंजाब। और अच्छा, इसमें फिर ये है कि थोड़ा-सा ना ये जो तबका, जिस तबके की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे उर्फ़ आम में बरेलवी भी कहा जाता है, सूफ़ी भी कहा जाता है। ये तबका ना बड़ा आप जनाब, हज़ूर, तशरीफ़ लाइए, दस्त बोसी, कदम बोसी, ये बड़े इस तरह के लोग थे। तो इनमें एक एक जो है ना, बड़ी कदावर और गूंजदार आवाज़ और चटकी आवाज़ और धड़ल्ले वाली आवाज़ जैसे ही उभरी और था भी वैक्यूम, लीडरशिप और मौजूद नहीं थी, एक्टिव नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा अवाम ने उस आवाज़ के साथ अपने आप को जोड़ लिया और ये तहरीक लब्बैक जो है, और ये फिर मुमताज़ कादरी इश्यू व्हिच वाज़ वेरी पॉपुलर इश्यू इन द मासेस, और वो सारा, और फिर उस मुमताज़ कादरी का जनाज़ा, और वहाँ से बूस्ट मिलता है इस बिल्कुल। तहरीक को। और वहाँ से फिर ख़ादिम रिज़वी साहब मरहूम की जो लीडरशिप है, वो भी सामने आती है और लोग अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं। और इब्तिदाअन अगर आप तहरीक-ए-लब्बैक को देखें ना, तो ये बहुत ज़्यादा उलमा, मशाइख़ इसका हिस्सा थे, जो वक़्त के साथ फिर वो हटते गए, हटते गए, हटते गए। और जो साल डेढ़ साल पहले एक दफ़ा रियासत ने 2 साल पहले क्रैकडाउन किया था तहरीक टीएलपी के खिलाफ, तो उसमें तो फिर ख़ादिम रिज़वी साहब के अलावा कोई कदावर आदमी रहा ही नहीं ना। अफ़ज़ल कादरी साहब ने भी अपनी सेहत की मजबूरियों की वजह से तहरीक लब्बैक को खुदाफ़िज़ कह दिया। ख़ादिम रिज़वी साहब बहुत से इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा वोकल थे और उनका अपना एक स्टैंस था। नामूस के हवाले से उनका अपना एक स्टैंस था और उसको लोगों में पज़ीराई भी हासिल थी। इलेक्शंस में वो जाते हैं, 23 लाख से ज़्यादा वोट लेते हैं। पूरी एमएमए 26 लाख वोट बेस्ट लेती है, किया। जिसमें हाँ, जिसमें एमएमए में आप देखिए ना कि बड़ी कदावर और बड़ी पुरानी जमातों का एक पूरा कट है वो। हुँ, वो हुँ। 26 लाख वोट लेती है और टीएलपी जी, अकेली खड़ी होती है, इत्तेहाद भी किसी से नहीं करती और अपने ही कैंडिडेट लेके आती है, कंप्रोमाइज़ भी नहीं करती और 23 लाख के करीब वोट भी ले जाती है नेशनल इलेक्शंस में। तो वहाँ से वो इसकी पॉपुलैरिटी का भी अंदाज़ा होता है कि ये बढ़ती गई। खादिम रिज़वी साहब ने जो भी पिछले दिनों फैज़ाबाद में धरना दिया था, चंद महीने पहले, अ, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई और उनकी वफ़ात हुई और उनके बाद उनका बेटा जो है वो उसको नॉमिनेट किया गया। अगेन, ये इस तरह की तहरीक नहीं थी कि जो कोई बहुत सियासी अमल से उठी हो और कोई बहुत लंबी उम्र हो इस तहरीक की, छोटी-सी जुमात थी और ये पिछले 4-5 सालों में ही तवाना हुई। बनी भी पिछले 4-5 सालों में, तवाना भी 4-5 सालों में। तो जो टीएलपी की शूरा थी, उसने ये मुनासिब समझा कि खादिम रिज़वी साहब की लेगेसी को उनका बेटा लेके आगे चले, तो जुमात और बाकी जो लोग हैं वो इंटैक्ट रहेंगे इसके साथ। तो ये तो है इसका एक छोटा-सा बैकग्राउंड। लोग इसके साथ क्यों जुड़े? लोगों के अंदर गम था, लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों
के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी गुस्सा मौजूद था लोगों के अंदर, हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी गुस्सा मौजूद था लोगों के अंदर और बहुत से ऐसे अवामिल थे। लाइक मैं आपको अभी मैं को थोड़ी देर पहले भी मिसाल दे रहा था, मैं उस बात को दोबारा दोहराता हूँ। महकमा औक़ाफ़, ये एक बहुत बड़ी वजह है गुस्से की। हमारी जो लोग हैं हमारे, उनके अंदर हुँ, गम और गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह है। महकमा हुँ, औक़ाफ़ हुँ, बुनियादी तौर पे वो महकमा है जो सरकारी सतह पे सरकारी मसाजिद और जो दरबार जिनका इंतज़ाम और गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, जैसे दत्त हुँ, दरबार है, हुँ, बरी इमाम है, इनके वसाइल और इनके अखराजात को कंट्रोल करता है। और इसके वसाइल भी उन दरबारों पे आने वाला चंदा, उन दरबारों की इमलाक की दुकानों के किराए और उनकी प्रॉपर्टीज़ के किराए, मसाजिद के की प्रॉपर्टीज़ के किराए वगैरह, ये सारे जो है ना, इससे वो वसाइल हुँ, जमा करते हैं और फिर इनके ऊपर खर्च करते हैं। अब लुत्फ़ ये है कि अ, इसे आप हालात का जबर कहें या इसे आप एक लतीफ़ा समझें। होता ये है कि मेरी तरह का एक आम अकीदतमंद जब बरी इमाम जाता है और वो वहाँ पे जो डब्बा पड़ा हुआ है लंगर के लिए, उसमें अपनी हुँ, अकीदत का इज़हार करते हुए 5, 10, 15, 20, 50, 100, हज़ार रुपए डालता है, तो महकमा औक़ाफ़ वो पैसे कलेक्ट करता है। हुँ, उन पैसों से लाल मस्जिद के खतीब को भी तनख़्वाह जाती है, जो मिंबर पे खड़ा होके फिर मुझे मुशरिक कहता है। तो मेरे लिए तो ये एक बड़ी हुँ, मतलब अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि मेरे पैसों से जिससे तनख़्वाह मिल रही है, वो मुझे दीन इस्लाम से भी ख़ारिज कर रहा है। अच्छा, ये इस तरह के बहुत से अवामिल हैं। मैं आपको पिछले 20 साल की मिसाल देता हूँ। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल पाकिस्तान का एक बहुत मारूफ़ इदारा है। पाकिस्तान में एक बड़ा आइनी और अहम इदारा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 20 साल में इसका सरबराह जो है वो सूफ़िया के तबके से ताल्लुक़ रखने वाला कोई आलिम या कोई शेख़ रहा हो। मोहम्मद ख़ान शेरानी साहब तो रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ जेयूआई से है, या और बहुत से स्कॉलर्स रहे हैं, लेकिन हुँ, इस्लामी हुँ, नज़रियाती काउंसिल की सरबराही किसी बरेलवी के पास नहीं रही, जो कि इस मुल्क की सबसे बड़ी तादाद मसलक भी है और इस मुल्क की आबादी का भी सबसे बड़ा 65 टू 70% पोर्शन जो है वो बरेलियों पे, वो बरेलवी हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो एंगर को, अब ये पिछले दिनों की मिसाल देखें, फॉर नो रीज़न मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को रोयत हलाल कमेटी, वो जो चाँद कमेटी है, हुँ, बिल्कुल। उसकी सरबराही से हटा दिया गया और अब्दुल खबीर साहब को लाके वहाँ पे रख दिया गया। तो वो जो मेरा एक एहसास था ना कि चलो मुफ्ती मुनीब साहब की सूरत में कहीं मेरे लोग बैठे हुए हैं आइनी इदारों में, रियासती इदारों में, जो मेरे तबके की बात कर सकते हैं, वो भी मुझसे छीन लिया गया। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो एक रंज, एक गम, एक गुस्से को परवान चढ़ाती हैं और फिर लोग उसके इज़हार का वे हुँ। आउट वहीं देखते हैं जहाँ कोई बहुत वोकल सूरत-ए-हाल होती है। अच्छा ब्रीफ हिस्ट्री तो हमने समझ ली, वो सारी चीज़ें आ गई जिस तरह से आपने सारा ये पूरा एक प्रॉपर एक ब्रीफली एक इंट्रोड्यूस ही करा दिया कि किस तरह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई और आई हैं हमारे सामने। लेकिन अगर मैं एक जगह बात करूँ, अगर हम एक कंपैरिज़न की बात करें, एक जगह हम रियासत को रखते हैं और एक जगह जो है वो इस इदारे को रखते हैं या फिर इस प्रॉपर एजेंसी बोल लें, ऑर्गनाइज़ेशन बोल लें, हुँ, हुँ। उसको रखते हैं। आप क्या समझते हैं दोनों के दरमियान में ऐसी क्या चीज़ है कि दोनों के दरमियान में हमेशा से क्लैश ही रहा है? कोई इस तरह की चीज़ नहीं रही कि हम ये बोलें कि दोनों इदारे जो हैं वो किसी फॉर्मेट पे आके इकट्ठे हो जाएँ, किसी फॉर्मेट पे आके बैठ जाएँ या सोचें कोई पॉज़िटिव चीज़ की तरफ लेके चलें। देखिए तहरीक-ए-लब्बैक का जो मोटिव है कि भई वो इस्लामिज़्म और इन सारी चीज़ों के ऊपर लेके चलना एंड देन उसके ऊपर बात करना, तो हमारा भी जो 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 रियासत है, जो स्टेट है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है, जो गवर्नमेंट पूरा एक एक पूरा हर हर सेक्टर चला रही है, तो कहीं न कोई न कोई चीज़ तो है जिसके बेसिस पे अगर हम देखें कि हमेशा दोनों के दरमियान कोई न कोई क्लैश ही रहा है। हमेशा जब भी इकट्ठे सामने आती हैं, तो कोई न कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ही नज़र आया है। कब कहीं पे आपने रोड्स बंद कर दिए, आपने लोगों को नुकसान पहुँचाया, दोनों तरफ से दरमियान में अवाम का ही नुकसान होता है। तो कहीं न कहीं वो चीज़, वो जो कंपैरिज़न वाला फैक्टर है, वो मुझे कभी-कभी कन्फ्यूज़ करता है कि ऐसी क्या चीज़ है कि दरमियान में हमेशा क्लैश ही है, नेगेटिविटी ही है, पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स कहीं पे भी नहीं है। देखिए ना, मेरा एक बात तो बहुत क्लियर है कि
रियासत इंतहाई अहम है। रियासत पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। रियासत इंतहाई अहम है। रियासत के मामलात हुकूमत चलाती है। रियासत और हुकूमत में फ़र्क है। टीएलपी रियासत के साथ कभी भी आमने-सामने नहीं होती, मद्दे-मुकाबिल नहीं आती। हुकूमती पॉलिसीज़ और इंडिविजुअल एक्ट्स जो होते हैं, ये उस पे एहतजाज करती है और बुनियादी तौर पे टीएलपी की अगर आप दोबारा हम उस तारीख का हवाला दें, तो टीएलपी एहतजाजी सियासत कर टीएलपी अब भी मुझे नहीं पता उनका जो मंशूर था इलेक्शंस में, वो उस मंशूर को उन्होंने फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे फ्लोट किया था और उसके ऊपर कितना काम किया, कितना नहीं किया। लेकिन बुनियादी तौर पे एक एहतजाजी तहरीक है टीएलपी, जहाँ वो समझते हैं कि नामूस रिसालत पे बात हो रही है या नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ बात हो रही है, जहाँ उन्हें लगता है कि कोई साज़िशी अमल कार फ़रमा है, वहाँ वो अपना एहतजाज अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाते हैं और बड़े पुरज़ोर अंदाज़ में। रियासत के मद्देमुकाबिल टीएलपी कभी नहीं आई। हुकूमतों के साथ टकराव की उसकी सूरत-ए-हाल रही है और वाक़ई ये बात भी दुरुस्त है कि उनका मौक़िफ़ पेश करने का अंदाज़ जो है वो बहुत शिद्दत लिए होता है और वो उस पे अपोलोजेटिक भी नहीं है, वो उसे ओन करते हैं कि हाँ, हम शिद्दत के साथ अपना मौक़िफ़ सामने रखते हैं। मामला ये है कि वो ऐसे ही है। पंजाबी की अगर आपको शुद्ध-बुद्ध हो तो पंजाबी में एक वो कहते हैं डंग टपाओ, दिन गुज़ारो, टाइम गुज़ारो। हुकूमतों ने टीएलपी के साथ जब भी रवैया रखा, उन्होंने डंग टपाओ रवैया रखा। उन्हें दिलासे दिए, उनसे वादे किए, उन्हें बस वो फैज़ाबाद तक अव्वल तो कोशिश की कि वो फैज़ाबाद के लिए निकले नहीं और फैज़ाबाद आ जाएँ तो मान के वापस घर चले जाएँ। उन्हें किसी तरह से कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज नहीं किया गया। उसकी वजह ये है कि हुकूमत के पास जो हुकूमती पोज़ीशंस हैं, जहाँ लोग तब्दील होते हैं, मतलब हामिद सईद काज़मी साहब भी मिनिस्टर रहे हैं वफ़ाकी, उसके बाद पीर अमीनुल हसनात शाह साहब स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, फिर उसके बाद अब अब्दुल हक कादरी साहब हैं, लेकिन ये वो पॉलिटिकल पोज़ीशंस हैं जो चेंज होती हैं। जो रियासती इदारे हैं अगर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में आपके इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को चेयर एक अहले सुन्नत के कोई ऐसे प्रोमिनेंट फ़र्द कर रहे होते जो टीएलपी को एंगेज कर सकते डायलॉग में, तो उन्हें पता होता कि हम एक आईनी इदारे के सरबराह से बात कर रहे हैं और वो उस सारी गुफ्तगू को रियासत की गुफ्तगू समझा जाता है। इसी तरह जो हमारी वफ़ाकी शरई अदालत है, उसके जजेस के ज़रिए मुज़ाकरात होते या कम से कम वो जो एक इंटेलेक्चुअल डायलॉग होता, उनकी लीडरशिप के साथ वो स्कॉलरली सतह पे होता, पॉलिटिकल सतह से पहले और पहले वो स्कॉलरली लेयर में वो डायलॉग होता और उसके बाद फिर उसको पॉलिटिकल वे में, पॉलिटिकल सतह पे लेयर में जाके आप उसे अनाउंस कर देते। तो मेरा ख़्याल है मामलात बहुत बेहतर अंदाज़ में हल हो सकते थे। लेकिन हुकूमतों ने, किसी एक हुकूमत ने नहीं, तमाम हुकूमतों ने टीएलपी को डंग टप्पा पॉलिसी के तहत डे टू डे बिज़नेस के उसमें रखते हुए उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की और आखिरी कोशिश मौजूदा हुकूमत ने की जब उनके साथ मुआहिदा किया। वो जो मुआहिदा उन्होंने किया, वो एग्रीमेंट, वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए शायद उस पे अमल करना मुमकिन नहीं है, जिसका अब वो इज़हार करते हैं कि ये काबिल-ए-अमल मुआहिदा नहीं है। जब काबिल-ए-अमल मुआहिदा नहीं है तो आपने किया क्यों? सिर्फ़ उन्हें फैज़ाबाद से वापस घर भेजने के लिए। तो आपकी इंटेंशन जो है वो उनके आपने उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व नहीं करना था। आपने उसे उसके उसके सॉल्यूशन को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया, उसकी रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। आपने उनकी काउंसलिंग नहीं की, उनके साथ बैठ के उन्हें नहीं समझाया कि रियासत की हदूद व क़यूद क्या होती हैं और कैसे होती हैं और ये कैसे हालाँकि उनके लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं। इस आइन पे उन्होंने ओथ लिए हुए हैं। सैकड़ों हलकों से उनके लोगों ने इलेक्शन लड़ा हुआ है और इस आइन के तहत लड़ा हुआ है। वो इस रियासत में अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो क्लेम करते हैं। तो रियासत और हुकूमत अगर उम्दगी से चाहते तो इस मामले को हल कर सकते थे। लेकिन मुझे यहाँ पे हुकूमतों की जानिब से, मौजूदा पिछली दोनों हुकूमतों की जानिब से संजीदगी ज़रा कम दिखाई दी। मतलब देखिए मुझे जितना आपने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, मुझे इस चीज़ पे दरमियान में ही जब आप रियासत और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई अ, कि किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाना फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल हम किसी सेक्ट को पकड़ के बैठ जाएँ या फिर हम किसी ऐसी
चीज को पकड़ के बैठ जाए जिसको आप सिर्फ टारगेट करें। अब बहुत से मेरे सामने पिछले जब इस तरह के ये सारी चीजें हुई थी कि ये फैजाबाद वाला धरना एंड एवरीथिंग, फिर कुछ आपने देखा होगा कि कुछ फिरकों को लेके उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि ये फलां फिरका जो है वो काफिर है, फलां जो है वो इस जगह पे है, फलां जो है वो ये है। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझ रहे हैं? इस सूरत हाल में देखें, आप किसी एक फिरके को ही बोल लें या फिर आप किसी एक इंसान को बोल लें, जो किसी उनसे मुंसलिक नहीं है। फॉर एग्जांपल वो टीएलपी से मुंसलिक नहीं है, लेकिन वो एक मुख्तलिफ सेक्ट हुँ, है या मुख्तलिफ फिरका है। आपका उसको ये कहना, क्या उनके बारे में गलत बयानी करना कि ये फलां जो है वो काफिर है, ये फलां जो है ये इसके ऊपर ये दफा लग गई है या वटेवर सारी चीजें। हुँ। इस जगह पे ये सारी चीजें, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें भी एक वॉयलेंस क्रिएट करती हैं या फिर एक तरह से जो है वो एक मुख्तलिफ सिनेरियो क्रिएट करती हैं हमारे मुल्क के अंदर, कि इसकी इन चीजों की वजह से फिर और मसले मसाइल और झगड़े फिर और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप किसी एक को टारगेट करें या आप किसी एक चीज के पीछे लग जाएं। हुँ, ये ऐसा नहीं होना छोटे-छोटे चाहिए। एस्पेक्ट्स भी मैटर जो है वो करते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें ये मैटर करती हैं, उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्रिएट होता है। हुँ, आप ठीक कह रही हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लोगों के ईमान का ना जायज़ा लेने का हक है और ना ये तय करने का हक है कि उनकी ईमानियात की मिकदार कितनी है। डे ऑफ जजमेंट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो हमारे और बाकी तमाम लोगों के भी ईमान और किरदार का फ़ैसला करेंगे, तो ये रब के काम रब ही करेगा। कोई भी फ़र्द जो है वो अपने हाथ में नहीं ले सकता इसे और फिर हम एक रियासत में रहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहते हैं। हमारे पास आईनी इदारे मौजूद हैं जो इस्लामी इदारे हैं, जो मज़हबी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का मैं तीसरी दफ़ा नाम ले रहा हूँ। वफ़ाकी शरई अदालत मौजूद है हमारे पास। हमारे पास इस तरह के ढेरों फ़ोरम मौजूद हैं कि जो इस तरह के मामलात को देखते हैं और बेहतर अंदाज़ में देखते हैं और उनकी ये डोमेन है। तो फ़र्द को या अफ़राद के किसी गिरोह को ये हक हासिल नहीं हो सकता कि वो लोगों के ईमान का जायज़ा लेता फिरे। और फिर दूसरा ये कि 295 सी जो हमारे पास एक बड़ा सब्जेक्ट रहता है अक्सर खबरों में। मुझे ये लगता है कि जहाँ कहीं गलत मुकदमे के इंदराज की आपके पास कोई ऐसी फाइंडिंग आती है, तो फिर जिसने गलत मुकदमा दर्ज किया उसको निशाने इबरत बनाएँ। हुँ। ज़ाती रंजिश की वजह से कोई किसी पे अगर 295 सी कर रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी पे 295 सी कर रहा है, तो उसे आप निशाने इबरत बनाएँ, झूठ बोलने वाले को भी, ताकि हौसला शिकनी हो झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की। और इसके लिए फ़ोरम मौजूद हैं और वो इसे लेकिन इसे फ़ास्ट ट्रैक के ऊपर प्रोसेस करना चाहिए, ताकि ये हौसला शिकनी हो कि गलत इल्ज़ाम किसी पे ना लगे। और अच्छा, हुँ, जी। मैं आपकी बात के दरमियान में एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूथ को रिप्रेज़ेंट यहाँ पे कर दूँ हुँ, और मैं कहूँ कि कोई लेमन है जिसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब हुँ, सिफ़र से। और वो बिल्कुल ही इसके बारे में जो है कोई नो-हाउ नहीं रखता। अगर कोई इंसान मेरे पास आके फॉर एग्ज़ाम्पल बैठता है, या चलें अब मैं आपके पास आके बैठती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि पीर साहब मुझे ये बताएँ कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने स्ट्राइक्स हो रहे हैं, तोड़-फोड़ हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, इतना वायलेंट बिहेवियर है, बैठ के बातचीत नहीं हो रही, सारी इंटेरोगेशन और ये सारी चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो एक प्रॉपर पार्टी है या फिर एक प्रॉपर ऑर्गनाइज़ेशन है, इज़ इट गुड फॉर पाकिस्तान और नॉट? मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक मैंने मैंने ये सवाल इसलिए क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो छोटे-छोटे बच्चों को ही आप बात कर लें या फिर हुँ, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, वो स्पेसिफिकली बैठ के अगर टीवी पे कोई भी चीज़ देख रहे हैं, अभी तो जैसे कवरेज नहीं है इसकी, हुँ, लेकिन ये है कि अगर इस तरह की कोई भी टेररिज्म वाले या कुछ भी एस्पेक्ट्स देखते हैं फॉर एग्जांपल, हुँ, तो उनके माइंड के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, बेशक वो अपने पेरेंट्स से पूछें या बेशक वो किसी से भी पूछें। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ग्लांस में हमारे दिमाग के अंदर ये चीज़ तो ज़रूर आएगी कि वेदर इट्स गुड और वेदर इट्स बैड। हमें नहीं पता कि इट्स गुड फॉर अस। तो ये कहाँ पे ये चीज़ अगर मैं बोलूँ कि आप सही और गलत के दरमियान में इसको रखें, तो ये कहाँ पे फ़ॉल करेगी ये चीज़?
देखिए, मैं कौन होता हूँ इसे सही और गलत के दरमियान में रखने वाला। अगर एक जुमात अपने बारे में ये दावा करती है और इलेक्शन कमीशन उसे रजिस्टर करता है, मुल्क का एक आईनी इदारा उसे रजिस्टर करता है और उसे ये हक देता है कि दे कैन रन फॉर इलेक्शंस, और वो राय लेने के लिए लोगों के पास जा सकते हैं और लोग 23 लाख की तादाद में उन्हें वोट देते हैं, तो मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि ये जुमात ठीक है या नहीं? क्योंकि 23 लाख लोग इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि उन्हें उस जुमात पे, उसकी पॉलिसीज़ पे, उसकी लीडरशिप पे एतमाद है। इसी तरह से कल जो मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो रिलिजन के नाम पे सियासत नहीं करती, या जो रिलिजियस रिलिजियस स्लोगन्स तो ख़ैर तमाम पार्टीज़ ही पाकिस्तान में इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो रिलिजन के नाम पे सियासत नहीं करती, जो मेनस्ट्रीम लिबरल पार्टीज़ हैं, कल मज़हबी लोग उठ के ये कहते हैं कि जी इनको सियासत करने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, तो हम कौन होते हैं उन पार्टीज़ को बैन करने वाले? तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें अपने यहाँ जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, डिबेट्स होंगी, जब गुफ्तगू होगी, नुक्ता नज़र लोग एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और अवेयरनेस होगी, तो ये भी एक पॉलिटिकल स्कूलिंग का हिस्सा है कि लोगों को पता होगा कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए और किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। और आइन जब तक उन्हें इजाज़त दे, आज वो जुमात कालादम हो गई, तो अब वो उस जुमात को हुँ, वोट नहीं पड़ेगा, अब उस जुमात का कैंडिडेट नहीं आएगा अनटिल अनलेस अगर हुँ, वो कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके इसे चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको कोई गुंजाइश देता है, या हुकूमत हुँ, अपने इस फैसले को रिविज़िट करती है, तो आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज़ ऑफ द लीगल सिस्टम, बट जब तक रियासत दोबारा उस कदगन को जो रियासत ने उन पे आयद की है वापस नहीं लेती, या वो हटती नहीं किसी आईनी और कानूनी तरीके से, तो वो दोबारा नहीं जा सकते वोट लेने के लिए। लेकिन व्हाट इफ यही तबका और यही फ़िक्री नज़रिया रखने वाले लोग एक नई जुमात किसी बिल्कुल ही अलग नाम से बनाते हैं। हमने देखा है माज़ी में सिपह-सहाबा बैन हो चुकी है, वो जुमात अहले सुन्नत के नाम से अहले सुन्नत वल जमात के नाम से आई, फिर शायद वो दोबारा बैन हो गई। अब वो मुख्तलिफ पॉकेट्स में मुख्तलिफ नामों से उनकी छोटी-छोटी ऑर्गनाइज़ेशंस मौजूद हैं, बट दे आर वर्किंग। आज भी उनके हुँ, आपको सड़कों के ऊपर और चेकिंग भी दिखाई देती है, और आज भी आप सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, उनके जलसे जो हो रहे होते हैं, उसमें झंडे वही हैं, नारे वही हैं, जो फ़िरका वाराना नारे हैं, वो मौजूद हैं, और इस तरह से बहुत से मसालिक की बहुत सी जुमातें जो बैन हो चुकी, वो लीडरशिप भी आज मौजूद है, वो सियासत भी कर रही है, और नए नामों से ऑर्गनाइज़ेशंस भी मौजूद हैं और वो काम कर रही हैं। तो ये कोई फूल प्रूफ निज़ाम हमारे पास नहीं है। चूँकि फूल प्रूफ निज़ाम हमारे पास नहीं है, और ये कोई पहली जुमात नहीं है जो बैन हुई है। मैं उस दिन लिस्ट हुँ, देख रहा था, पाकिस्तान अभी तक कोई 84 ऑर्गनाइज़ेशंस के ऊपर अभी इस वक़्त वो बैन लिस्ट में मौजूद हैं, जिनमें से शायद ये कोई एक रीसेंट टाइम की नई पॉलिटिकल पार्टीज़ में से पहली पॉलिटिकल पार्टी है। अदरवाइज़ तो ये बहुत से नेटवर्क्स और बहुत से ऑर्गनाइज़ेशंस और इंस्टीट्यूशंस बैन हो चुके हैं। हुँ, लेकिन वो लूप होल मौजूद है, और दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्कूलिंग, वो होना हुँ, बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्कूलिंग ही वाहिद रास्ता है डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हेल्दी डिबेट एंड पॉलिटिकल स्कूलिंग। यही वो वाहिद रास्ता है जिससे आप अपनी कौम को पॉलिटिकली भी एजुकेट कर सकते हैं, और उन्हें पता हो कि ठीक क्या है, गलत क्या है, हमने किसे वोट देना है, किसे नहीं देना, हमने किस नारे के साथ जुड़ना है, किस नारे के साथ नहीं जुड़ना। अच्छा, एक चीज़ आपने भी यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, फिर एवरीथिंग जो भी आप सारी चीज़ें कह रहे थे। अम, सब इदारों के पास कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए कि वो जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, वो कितनी कैपेसिटी के अंदर रह के उस चीज़ पे बात कर सकते हैं। देखिए, हमने लिमिट कर दी है ना चीज़ें कि किस जगह पे। अब ये अगर मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर हम किसी के घर पे भी जाते हैं तो अम्मा-अब्बा का कहना होता है कि बेटे ये वाली बात करनी है तो ये वाली नहीं करनी। सेम गोज़ अगर हम इस छोटी-सी एग्ज़ाम्पल को ये पूरी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। या आपको क्या लगता है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर जो एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें कितनी एक ऑर्गनाइज़ेशन या स्पेसिफिकली अगर हम इस ऑर्गनाइज़ेशन की बात करते हैं, तो कितनी ज़रूरी है कि कितने एस्पेक्ट तक या कितनी परसेंटेज होनी चाहिए कि इतना होना चाहिए एंड दैट्स इट। क्योंकि उसके बाद अब आप देख रहे हैं जो अभी सिचुएशंस आ रही हैं, जो रिटेलिएशन हो रही है, जो मार-धाड़ हो रही है, जो वॉयलेंस हुँ, हो रहा है, तो उसकी ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं तो इंटरकनेक्टेड हैं। हुँ, बिल्कुल है। अ, नबीरा, मुझे इस बात पे कोई दूसरी राय नहीं कि मेरा फ्रीडम मेरी नाक की नोक तक है, इससे आगे नहीं।
मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आपकी दिल आज़ारी नहीं है। मुझे ये हक हासिल नहीं। ये फ़र्द पे भी लागू होता है, ये जुमात पे भी लागू होता है, ये तबक़ात पे भी लागू होता है, ये मज़ाहिब पे भी लागू होता है और ये मसालिक पे भी लागू होता है। किसी भी जुमात के लिए मैं इन जनरल ये बात करूँगा, कोई ऐसी तकरीर जो हेट स्पीच में आती है, जहाँ हेट स्पीच की बाउंड्री शुरू होती है, वहाँ आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बाउंड्री ख़त्म होती है। तो हेट स्पीच की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त हो, आर्ग्यूमेंट की इजाज़त हो, आप लोगों को हुँ, स्पेस दें, वो बात करें, वो अपने अच्छे-बुरे जो हमें बुरा लग सकता है, हो सकता है वो मुतालबा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत 18वीं तरमीम का ही ले लेते हैं। बहुत सी पॉलिटिकल हुँ, पार्टियों के पॉलिटिकल स्टैंस उसके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ उसको अपोज़ करती हैं। ठीक है, उन्हें बात करने की गुंजाइश दे दी जाए, मुतालबात को हुँ, सामने रखने की गुंजाइश दे दी जाए। अ, रियासत के किसी इंस्टीट्यूशन के सामने आके खड़ा होना बगावत है। आप हुँ, बगावत नहीं करते, मुसल्लह बगावत की तरफ नहीं जाते। आप ये लाठी उठाना, ये पत्थर मारना, ये लोगों को ज़ख्मी करना, वर्दियों में लोगों को यरमाल बनाना, इसकी गुंजाइश किसी रियासत में मौजूद नहीं है। और दूसरी जानिब रियासत का भी बिहेवियर मैच्योर होना चाहिए। अफ़राद से गलती होती है, हुँ, रियासतें गलतियाँ नहीं करती, रियासतें गलतियाँ करती हैं तो उसके भयानक नताइज होते हैं। तो रियासत को बहुत मैच्योर होना चाहिए और हुकूमत जब रियासत को चला रही होती है तो उससे डबल मैच्योरिटी की हम तवक्को करते हैं। हमें मैच्योरिटी प्लस चाहिए, यहाँ इमैच्योरिटी प्लस दिखाई दे रही है। हुँ। अ, अच्छा अगर देखें सारी चीज़ों को समराइज़ कर दिया जाए और अगर हुँ, हम समराइज़ करके एक अपनी डिस्कशन को किसी मोमेंट पे या किसी एस्पेक्ट पे हम एंड करना चाहें और हम ये सोचें कि हमने जो ये सारी बातचीत की है, इससे हुँ, समराइज़ करके या इसकी कृषि अगर बना लें कि भई हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर किस एस्पेक्ट्स में इसको इतना ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हुई इस ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इस एजेंसी की। तो हुँ, अब ये एजेंसी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ फॉल कर रही है और उसके बाद फॉल करने के बाद वो कौन कहाँ पे स्टैंड करने के बाद अब आप क्या समझते हैं कि इनका आगे का जो सिनेरियो है या फिर आगे का जो फ्यूचर में जो स्ट्रैटेजी आ सकती है अ, वो कितनी स्पेसिफिकली पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर हो सकती है? जी, नमीरा एक तो ये कि द वर्ड एजेंसी साउंड्स वियर्ड इन आवर सोसाइटी यहाँ पे और वैसे भी यस। यहाँ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशंस और एजेंसीज़ को जब इकट्ठा कहा, बोला और पढ़ा जाता है, तो वो कुछ और ही मायने देते हैं, जिसकी ना आप बात कर रही हैं और ना मैं बात कर रहा हूँ। इस वक़्त तो जो स्टेटस है वो ये है कि तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान बैन हो चुकी है। लेकिन वो अफ़राद मौजूद हैं जिनका इससे ताल्लुक था। पकड़-धकड़ हो रही है, ऑपरेशंस हो रहे हैं। हम बहुत अजीब खबरें लाहौर से आज हमें आ रही हैं। आने वाले दिन कल, परसों, तरसों में तय होगा कि आगे क्या मंज़रनामा सजता है, जिसकी मेरी ज़ाती तौर पे ख़्वाहिश ये है कि दोनों फ़रीक 2-2 कदम पीछे हटें, हुँ, गुफ्तगू करें और सड़कों की बजाय मेज़ पे मामलात को तय करें। चाहे हुँ, अंडर द टेबल कर लें, लेकिन मेज़ पे मामलात को तय करें और इस सूरत-ए-हाल को बिगड़ने से रोका जाए, क्योंकि ये हुँ, फ़साद कहीं एक सड़क से बाकी सड़कों और फिर सड़कों से पूरे पाकिस्तान की गलियों तक ना पहुँचे। और इसमें बहुत से ऐसे एक्टर्स भी एक्टिव हो जाएँगे, क्योंकि अब इस वक़्त तहरीक लब्बैक की कॉल पे एक सारा मंज़रनामा सजा हुआ है। तो अब यहाँ पे तहरीक लब्बैक का कोई वर्कर हो ना हो और बीच में लोग एक-दूसरे से अपनी दुश्मनियाँ पूरी करते हुए एक-दूसरे को मारना शुरू कर दें, तो वो सारे का सारा जो हुँ, बोझ है वो टीएलपी की जानिब जाना है। तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि लोगों को डिस्पर्स करें, घरों में भेजें, अपनी मैच्योर क़यादत को आगे हुँ, लेके आएँ और हुकूमत के साथ उनके मैच्योर लोग बातचीत शुरू करें। हुकूमत से भी मैं ये कहूँगा कि ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और ये जो आपके पास फ़ोर्स है रियासत की, इसके इस्तेमाल को कोशिश करें कि ये इस्तेमाल ना करना पड़े आपको। और आप भी गुफ्तगू पॉलिटिकल लोग हैं आप लोग, डायलॉग की तरफ जाएँ और डायलॉग से ही आप कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें।
मुझे इसका मुस्तकबिल जो है ना, ये नमीरा जो आपने पूछा था, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इसे आप किसी अच्छे मोड़ पे लाके इस सारे मामले को समेटने में नाकाम हो जाएँगे, तो फिर मुस्तकबिल में ये रोज़ की उलझन रहेगी। हुँ। ये रोज़ की उलझन रहेगी, ये नए नामों से लोग काम करना शुरू कर देंगे, वो लोग बिखर जाएँगे, शहरों, मोहल्लों, गाँव की सतह पे छोटी-छोटी ऑर्गनाइज़ेशंस बन जाएँगी, लेकिन ज़्यादा मुतशद्दिद सोच के साथ वो ऑर्गनाइज़ेशंस काम करेंगी, तो वो एक और अफ़रा-तफ़री की तरफ जाने का ख़दशा है, जिसकी तरफ बहरहाल हमें नहीं जाना। तो अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ इस तरह से कि टू वे कन्वर्सेशन होनी चाहिए हुँ, जिसके बेसिस के ऊपर अ, हम किसी पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं, तो आई थिंक ये ठीक बात होगी। बिल्कुल ठीक बात हुई और मैं इसकी तायद करता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि बजाय इसके कि रिटेलिएट करें या फिर वॉयलेंट सिचुएशंस को क्रिएट करें, बिकॉज़ आप देखें कहीं हमेशा दोनों इदारे जो है वो अगर नहीं मिल के बैठते तो दरमियान में जो है वो हुँ, अवाम का नुकसान होता है और हुँ, अवाम ही इस चीज़ के अंदर जो है वो पिस के रह जाती है, उसको हुँ, कोई इस चीज़ के हुँ, ऊपर ना समझ होती है और ना ही वो कुछ कर सकते क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं होती। हुँ, हुँ। और मैं मतलब अब हमें उस मैच्योरिटी पे भी पहुंचना चाहिए ना मेरा, कि जहां हम ये तय कर लें कि पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ सलीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और गवर्नमेंट भी कोई भी गवर्नमेंट हो, वो भी ज़रा सलीके से एहतजाज करने वालों से निपटे। ये जो सूरत हाल है, ये 22 करोड़ लोग हैं हम, हमारा एक माशरा है, हमारा एक मुल्क है, हमारा नेबरहुड है, जहाँ सिचुएशंस मौजूद हैं, जहाँ पे और हमारे मुल्क के अंदर माज़ी में भी ये होता रहा कि बहुत से हॉस्टाइल कंट्रीज़ जो हैं वो पार्ट प्ले करती रहीं, यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स होती रहीं। तो अब हम ये स्पेस दोबारा ना बनाएँ कि लोगों को यहाँ हुँ, आके तमाशे करने का मौका मिले। हमें हमें अब हम 70 साल के हो गए हैं, हमारा मुल्क 70 साल का हो गया, हमारा माशरा 70 साल का हो गया, हमारी सियासत 70 साल की हो गई है अब। तो अब हमें इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि हमें बात कहने का और बात रद्द करने का, ये दोनों सलीके आ जाने चाहिए। हुँ। और जितना जल्दी हम इन सलीकों को सीख लेंगे, ये हमारे माशरे के लिए बेहतर होगा। जितना हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया, मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर हम इस चीज़ पे एंड करें कि हमारी तरफ से ही एक पॉज़िटिव मैसेज चला जाए कि मिल के बैठ के बात करने में ही जो है वो भलाई भी है और एक एक पॉज़िटिव रिज़ल्ट की सूरत-ए-हाल भी क्रिएट हो सकती है। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इस चीज़ को इस तरह आगे लेके जा सकते हैं कि वही बायलैटरल डायलॉग्स होने चाहिए और वो जो प्रॉपर एक एक सूरत-ए-हाल क्रिएट करके वो जो आपने एक बात की थी मैं हुँ, उसको एंड में इसलिए दोहराऊँगी कि आपने कहा कि हमने जो है वो सिर्फ़ जान छुड़ाई है अभी तक वो टीएलपी के जितने भी हुँ, सारे अ, जो भी उनकी बातें थी या जो भी डायलॉग्स थे। हुँ, अब मुझे लगता है कि ऐसा टाइम आ गया है कि जान छुड़ाने के बजाय एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत इस चीज़ को सॉर्ट आउट करें और इस चीज़ को हुँ, बाहर निकालें और इस चीज़ पे बात करके इस चीज़ को ख़त्म करें, हुँ, ताकि आगे जितने हमारे लोग इस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं, वो भी सुकून का साँस लें और बाकी सारे लोग भी जो हैं, जो रियासत में हैं, जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए या सुन रहे हैं, जो इस चीज़ को देख रहे हैं या फ़ॉलो कर रहे हैं, उन सब के लिए एक जो है वो सोचने का तरीका हो कि भई ठीक है, अब ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। हुँ। मैं मुकम्मल इत्तेफ़ाक करता हूँ आपकी इस बात से, ऐसा ही होना चाहिए। और इसके साथ ही हम एक-दूसरे से भी इजाज़त लेते हैं, और जो दोस्त हमें देख रहे हैं, हम उनसे भी इजाज़त लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम दोबारा एक नशिस्त एक और मौज़ू के साथ रखेंगे। और अगर नमीरा की ज़्यादा मसरूफ़ियात ना हुई और हेक्टिक रूटीन ना हुई, तो वो नशिस्त उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में जल्दी होगी। बेशक जल्द होगी बिकॉज़ ये मुझे आज वाला तो बहुत मेरे लिए लर्निंग वाला पॉडकास्ट था बिकॉज़ मेरी जितनी कन्फ्यूजन्स थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई और मुझे लगता है जितने लोग हमें देखेंगे या सुनेंगे, उनकी भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें दूर हो जाएँगी। थैंक यू। थैंक यू नमीरा। होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़। सून इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।